सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगरा फाटक जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सांगरी स्कूल के तत्वाधान में मैं क्लास 12 में हिंदी अनिवार्य आपको पढ़ूंगा। मेरा नाम रघु पालीवाल है। आज हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हम अलंकार टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? अलंकार। हिंदी अनिवार्य में क्लास 12 के लिए अलंकार टॉपिक जो है 2 नंबर का एग्जाम आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। इसके लिए हमें अलंकार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। और अलंकार वास्तव में होता क्या है, किसे कहते हैं अलंकार, अलंकार की विशेषताएं, अलंकार की परिभाषा वगैरह हमें संपूर्ण पढ़ना पड़ेगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत जब हम बात करें तो अलंकार का हम अर्थ जो निकालते हैं वो होते हैं आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार एक नारी का सौंदर्य, किसका? नारी का सौंदर्य आभूषणों से बढ़ता है, उसी प्रकार काव्य यानी जो कविता का सौंदर्य होता है, किसका? काव्य या कविता का जो सौंदर्य होता है वो किससे बढ़ता है? अलंकार से बढ़ता है। इसलिए आज हम अलंकार के अंतर्गत अलंकार की परिभाषा, अलंकार की विशेषताएं हम संपूर्ण पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें हम परिभाषा की। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा? काव्य की शोभा। काव्य मतलब कविता। अलंकार का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ये मैंने कहा था आपको क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो आभूषण। जिस प्रकार नारी का सौंदर्य, जिस प्रकार नारी का सौंदर्य आभूषण से बढ़ता है, उसी प्रकार कविता का सौंदर्य अलंकार से बढ़ता है। नारी के सौंदर्य से आपके जिस प्रकार आभूषणों का महत्व होता है, उसी प्रकार कविता का सौंदर्य आपके अलंकार से संबंधित होता है। अब अलंकार की परिभाषा अपने हो चुकी है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ अपने हो चुके हैं और अलंकार की सामान्य बात अपने हो चुकी है। इसके पश्चात अलंकार के भेद कितने होते हैं, किस किस प्रकार से अलंकार को विभाजित किया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगली बात है अपने अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कि अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है। अलंकार को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला शब्दालंकार। कौन सा है? शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभया अलंकार। कितने भागों में बांटा गया अलंकार को? अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभया अलंकार। अपने सिलेबस में शब्दालंकार और अर्थालंकार को हमें पढ़ना है। उभय अलंकार को सामान्यतः नहीं माना जाता है, हमें 2 के बारे में अध्ययन करना है। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। एक बार इसको वापस देख लीजिए। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शोभा बढ़ाना मतलब सौंदर्य बढ़ाना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार नारी का सौंदर्य आभूषणों से बढ़ता है, उसी प्रकार कविता का सौंदर्य अलंकार से बढ़ता है। उसके पश्चात अलंकार के भेद। अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। इसके बाद अलंकार के भेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे।
अलंकार के भेद। पहले हमने बताया था शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार में जो परिभाषा ने अलंकार की पढ़ी थी उसी परिभाषा को जब शब्द से जोड़ते हैं तो शब्दालंकार बन जाती है और जब उसको अर्थ से जोड़ते हैं तो अर्थालंकार बन जाती है। शब्दालंकार हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार में वही बात है, काव्य में जो सौंदर्य जो होता है, काव्य की जो शोभा जो बढ़ती है, अगर वो शब्द के माध्यम से बढ़ती है, किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और काव्य का सौंदर्य जो है जब अर्थ के माध्यम से बढ़ता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्द के माध्यम से सौंदर्य बढ़ता है शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से सौंदर्य बढ़ता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा विरोधाभास अलंकार, पांचवा उदाहरण अलंकार। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। शब्दालंकार कहते तो पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा विरोधाभास अलंकार, पांचवा उदाहरण अलंकार। उसके पश्चात अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अर्थालंकार में सबसे पहला है आपके उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार के भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के वापस 5 भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उदाहरण अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इन अलंकारों के अलावा भी कुछ एक हमें अलंकार और पढ़ने हैं, जिसमें पहला मानवीकरण अलंकार, दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार के भेदों के अलावा हमें 3 अलंकार और पढ़ने पड़ेंगे, जो है मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये तीनों जो अलंकार हैं आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन काव्यान क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में जब हम विशेष पढ़ते हैं, उसका जो शिल्प सौंदर्य पढ़ते हैं, शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हमें तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा: मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इनके एग्जाम में परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाती है, लेकिन उदाहरण वगैरह पूछ के हमें उनका आपके शिल्प सौंदर्य वगैरह बताना पड़ता है। तो अपने सिलेबस में कौन कौन से अलंकार हैं? शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उदाहरण अलंकार। उसके पश्चात उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। 7 अलंकार अपने सिलेबस में शामिल है। 3 सिलेबस के अलावा, इनके अलावा बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन परिभाषा और जो उदाहरण हमें विस्तार पूर्वक पढ़ने हैं, उन 7 के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अन्य भेद में पता चल सके। परिभाषा, शब्द अलंकार के भेद कौन-कौन से और उनके उदाहरणों को हम किस प्रकार पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहला शब्द अलंकार। काव्य में जब शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। इस बात का आपको ध्यान रखना। काव्य में जब शब्दों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार का पहला भेद, किसका? शब्द अलंकार का। शब्द अलंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की विशेषता ये होती है कि काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण मतलब अक्षर, जैसे अ से लगाकर य तक, कोई भी वर्ण अगर एक से अधिक बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, रिपीटेशन हो रहा है, बार बार वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं, काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसकी आवृत्ति हो रही है? वर्णों की आवृत्ति। बार बार मतलब 2 या 2 से अधिक बार। तो परिभाषा को हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, काव्य में जब किसी वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण देखते हैं, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें। इस उदाहरण को ध्यान से देखना। चारों चंद्र की चंचल किरणें, परिभाषा में हमने पढ़ा था वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। इस उदाहरण में देखते हैं हम, च, च और च। चारों चंद्र की चंचल किरण उदाहरण में च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। देखो च वर्ण यहाँ पर भी आ रहा है, च वर्ण यहाँ पर भी आ रहा है और च वर्ण यहाँ पर भी आ रहा है। तो एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। कोई भी अक्षर जब एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने ये भी कहा था 2 या 2 से अधिक बार आ सकता है, कितनी बार आ सकता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरी बात, वर्ण जो हमेशा काउंट होगा या तो शुरुआत वाला काउंट होगा या लास्ट वाला काउंट होगा। यहाँ पर देखो च शुरुआत में है, च शुरुआत में है, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है। उपर्युक्त उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। कौन से वर्ण की? च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। दूसरे उदाहरण में तरणी, तनुजा, तट, कमाल।
तरणी तनुजा कर तमाल तरुवर बहु छाय। इस उदाहरण में भी त त त त कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? उपर्युक्त वाक्य में त वर्ण की आवृत्ति हुई है। दोनों उदाहरणों को वापस ध्यान से देखो। मैंने कहा था अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कोई भी एक अक्षर जो होगा एक से अधिक बार आएगा। चालू चंद्र की चंचल किरण, यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। दूसरे उदाहरण में तरणी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाय, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये दोनों एग्जांपल जो है वो अनुप्रास अलंकार के होंगे, क्योंकि इनमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। अन्य उदाहरण हम और देखते हैं। यहाँ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्य उदाहरण और भी ऐड कर सकते हैं। और अनुप्रास अलंकार की सामान्य सी विशेषता ये होती है कि हम जो भी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का वाक्य जब बोलते हैं, उन वाक्यों में अधिकतर जो होता है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, एक वैसे उदाहरण नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, उदाहरण नहीं है, लेकिन क्या पता इससे किसी को याद हो जाए। जैसे हम बोलते हैं सामान्य सी कॉमन सी बात में आपकी चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, ये एग्जांपल लिखने के लिए नहीं होता है, लेकिन इसमें भी देखो आप च च च वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पर अलंकार सिर्फ याद रखने के लिए कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। अन्य उदाहरण में जब हम देखते हैं, उदाहरण नंबर तीसरा, रघुपति राघव राजा राम। इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की? र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चौथा एग्जांपल, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, म और म ऊपर वाक्य में र और र। तो यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की? म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला एग्जांपल, दिनांक थे दीनानाथ थे। यहाँ पर देखो द वर्ण और द वर्ण, दोनों में आपके द वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की? द वर्ण की आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार के अंदर हमने कुछ उदाहरण अगर पढ़े आपके, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, म वर्ण की आवृत्ति, दीनांत थे दीनानाथ थे, द वर्ण की आवृत्ति। अगला एग्जांपल, पल पल बदलता प्रकृति परिवेश। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। प वर्ण की आवृत्ति। तो सभी एग्जाम्पल में आप देखते हैं, इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें म वर्ण की आवृत्ति और इसमें द वर्ण की आवृत्ति और इसमें प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये सब बातें जो मैं पढ़ी है वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगी। कौन सा अलंकार के अंतर्गत? अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत। अनुप्रास अलंकार के जब भेदों की जब बात की जाए, कौन सा अलंकार की? अनुप्रास अलंकार के जब भेदों के बारे में बात की जाए, तो भेदों के अंतर्गत हम 5 भागों में अनुप्रास अलंकार को बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में अनुप्रास अलंकार को बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहला भाग जो है आपके बात करते हैं अनुप्रास
अलंकार के ढेर, अनुप्रास अलंकार के ढेर, जिसमें सबसे पहला अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। सबसे पहला छेकानुप्रास। कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की विशेषता क्या होती है? छेकानुप्रास की विशेषता क्या होती है? एक वर्ण की एक बार आवृत्ति। छेकानुप्रास अलंकार की विशेषता क्या होती है? एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण यानी एक बार वापस क्या होगा? रिवाइज होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। इस उदाहरण को ध्यान से देखते हैं। कानन कठिन क वर्ण है, रिपीट हो रहा है। क वर्ण एक बार वापस आ रहा है। ये क वर्ण है, वापस कितनी बार आया? एक बार। एक बार आवृत्ति। उसी प्रकार ब वर्ण है, ब वापस कितनी बार आया है? एक बार आया। क वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है और ब वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है। उपर्युक्त उदाहरण में क ब वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई। उदाहरण में क ब वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है। इसमें हम र और र ये भी लिख सकते हैं। कौन सा? र और र। मैंने कहा था ये तो शुरुआत वाला वर्ड काउंट होगा, ये लफड़ा। तो इसमें न और न भी हम ऐड कर सकते हैं और र और र भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी है। छेकानुप्रास अलंकार की जस्ट पश्चात दूसरा अलंकार आता है वृत्त्यानुप्रास। कौन सा आता है? वृत्त्यानुप्रास। छेकानुप्रास में किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है और वृत्त्यानुप्रास इससे जस्ट आगे वाला है। यहाँ पर एक बार आवृत्ति हो रही है, तो आवृत्ति जब एक से अधिक बार होगी, 2 बार, 3 बार, 2 से अधिक बार आपकी, तो एक वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। किसमें? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। एक वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। दोनों में यही अंतर होता है। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है और यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। तो आज हमने पढ़ लिया छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। दोनों में जस्ट बचा हम तीसरा भेद। हम अलंकार टॉपिक पढ़ रहे थे और अलंकार टॉपिक के अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा और अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में बात की थी। जिसका पहला भेद हमने पढ़ा था छेकानुप्रास और दूसरा पढ़ा था हमने वृत्त्यानुप्रास। हम बात कर रहे थे वृत्त्यानुप्रास के बारे में। किसके बारे में? वृत्त्यानुप्रास के बारे में। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, इसके बारे में बात की थी। एक वर्ण की 2 या 2 से
अधिक बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति। सेकंडानुप्रास में एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती थी और तृतीयानुप्रास में एक वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती। उदाहरण वयुं का जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, चारु चंद्र की चंचल किरण। इस उदाहरण को हम ध्यानपूर्वक जब देखते हैं तो इसमें च वर्ण की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की? च वर्ण की दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की? च वर्ण की दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। इसलिए अलंकार कौन सा होगा? वृत्त्यानुप्रास। तीसरा अलंकार का भेद, तीसरा अलंकार का भेद है श्रुत्यानुप्रास। कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास की विशेषता होती है काव्य में जब एक ही वर्ग से वर्णों का उच्चारण होता है। काव्य में जब एक ही वर्ग से वर्णों का उच्चारण होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है वर्ग। क्या शब्द है? वर्ग। वर्ग से तात्पर्य जैसे हम कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सभी क्या है? वर्ग है। अगर एक ही वर्ग से वर्णों का उच्चारण हो रहा है, यानी क से लेकर ड तक, च से लेकर ण तक, अगर किसी उदाहरण में एक ही जगह सभी वर्ण आ रहे हैं तो वहां पर अलंकार कौन सा होगा? श्रुत्यानुप्रास। जैसे दिनांक थे दीनानाथ थे। इस उदाहरण को ध्यान से देखना। दिनांक थे दीनानाथ थे। इस उदाहरण में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वह सभी वर्ण एक ही वर्ग से है। चाहे द की बात करें, न की बात करें, त की बात करें, थ की बात करें, वापस द, न, थ और थे। ये सभी वर्ण जो तुम ध्यान से देखते हैं तो ये सभी वर्ण उपर्युक्त उदाहरण में त वर्ग के वर्णों का उच्चारण हुआ है। कौन से वर्ग के? त वर्ग के। सभी वर्ग जो है आपके दंती क्षेत्र के। कौन से आपके? दंती। उच्चारण के क्षेत्र में दिनांक थे दीनानाथ थे। उपयुक्त उदाहरण में त वर्ग के वर्णों का उच्चारण हुआ है, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? श्रुत्यानुप्रास। हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हमें विस्तार पूर्वक अलंकार में अंतर्गत अपने अगला जब हम अलंकार पढ़ते हैं श्रुत्यानुप्रास के जस्ट बाद आता है वह अलंकार है अंत्यानुप्रास। कौन सा है? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास की विशेषता यह होती है कि काव्य में जब किसी भी पंक्ति के आपके अंत में जब तुक मिलती है, क्या मिलती है? तुक मिलती है, जिसको हम लय कहते हैं। क्या कहते हैं? लय कहते हैं। अर्थात पंक्ति के अंत का जो वर्ण है उसकी जो मात्रा जो होती है वह अगली पंक्ति की मात्रा के समान होती है। काव्य में पंक्तियों के अंत में
समान तुक मिलती है। समान तुक का मतलब ये होता है, जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, हम किसी भी प्रकार का भजन गाते हैं, गाना गाते हैं, तो लास्ट में जो लय मिलती है, जो टोन जो मिलती है, उसमें अलंकार कौन सा होता है? अंत्यानुप्रास। जैसे हम किसी भी कविता को जब पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जर्सी वाली रानी थी, इसकी जस्ट पहले पंक्ति बूंदेले हर बोलो कि वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जर्सी वाली रानी थी। तो लास्ट में जो थी आ रही है, बूंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। नेक्स्ट पंक्ति में खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं लास्ट में तुक मिल रही है, ई थी और ई थी। अंत में जब तुक मिल रही है अर्थात अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास हो रहा है, यानी अंत में तुक मिल रही है, समान आपकी मात्रा आ रही है, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? अंत्यानुप्रास होगा। अंत्यानुप्रास में काव्य की पंक्तियों में अंत में समान तुक मिलती है, यहाँ पर देखो समान तुक मिल रही है, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? अंत्यानुप्रास। और सबसे लास्ट में अलंकार का जो पांचवा भेद है वह भेद है लाटानुप्रास। कौन सा? लाटानुप्रास अलंकार। काव्य में जहां पंक्तियों की आवृत्ति होती है या एक जैसी पंक्तियां आती हैं। लाटानुप्रास में काव्य में पंक्तियों की आवृत्ति होती है या फिर एक जैसी पंक्तियां आती है। दोनों पंक्तियां में ऐसे लगते हैं आपके, दोनों पंक्तियां में समास की प्रकृति होती है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, पूत सपूत, तो क्यों धन संचय, पूत सपूत, तो क्यों धन संचय। उदाहरण है लाटानुप्रास का, काव्य में जहां पंक्तियों की आवृत्ति होती है या फिर एक जैसी पंक्तियां आती है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, दोनों पंक्तियां हमें एक समान प्रतीत हो रही है। इन पंक्तियों को आप ध्यानपूर्वक देखो, इसका वचन कुछ विशेष अर्थ होता है, एक बार इनको ध्यानपूर्वक आप देखो, कुछ अर्थ अपने को समझ में आ जाए। तो देखो इधर, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। पूत अगर सपूत होगा तो धन संचय करना, संचय करना मतलब संग्रहण करना। अगर सपूत पुत्र होगा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने बलबूते पर धन संग्रहित कर लेगा, अर्थात कुछ व्यवसाय कर लेगा। दूसरा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत कपूत है फिर भी हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम कितना भी धन संचित करेंगे, संग्रहित करेंगे, तो पूत पुत्र जो होगा सब धन जो है वो बर्बाद कर देगा। तो लाटानुप्रास अलंकार का एग्जांपल, पंक्तियों की आवृत्ति हो रही है जैसे आपके पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय।
लाटानुप्रास अलंकार में ये होता है पंक्तियों के रिपीटेशन होती है, दोनों पंक्तियां जो है एक समान लगती प्रतीत होती है। तो आज हमने अनुप्रास अलंकार के विभिन्न भेदों के बारे में पढ़ा। 2 भेद हमने कल पढ़े थे और बाकी वाले भेद हमने आज पढ़े। तो लाटानुप्रास में पढ़ने के पश्चात एक बार अलंकार को जब वापस देख लेते हैं तो अलंकारों में अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत छेदानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास अलंकार में सभी के उदाहरण जब वापस हम कंबाइन करेंगे तो उदाहरण जो एक अलंकार के माना जाएगा वो कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। मैंने सभी अलंकारों को अलग अलग इसलिए करवाया, क्या पता एग्जामिनर एग्जाम में पूछ ले तो। वैसे अभी तक अलंकारों के भेदों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ यही पूछते इस पंक्ति में कौन सा अलंकार रहेगा में अलंकार की ये नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ अनुप्रास अलंकार लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। तो अनुप्रास अलंकार के भेदों के नाम हमें जानना चाहिए और सभी उदाहरणों को जब वापस हम एक साथ में लिखते हैं तो किसके आ जाएंगे? अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आ जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं आपके अनुप्रास अलंकार के भेदों के अंतर्गत।